हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और फिर कुछ फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक आवेश Q है। ये है एक आवेश Q। अब ये आवेश दूसरे आवेशों पर बल आरोपित करेगा। यदि हम इसके पास एक दूसरा आवेश Q नॉट लेकर आएंगे तो ये इस पर बल लगाएगा। तो एक आवेश के पास जब भी हम दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो वह उस पर या तो आकर्षण बल लगाएगा या फिर प्रतिकर्षण बल, प्रकृति के अनुसार प्लस माइनस के अनुसार। तो यह आवेश Q नॉट पर जितनी दूरी तक बल आरोपित कर सकता है उस पूरे क्षेत्र को हम इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यह आवेश Q इस Q नॉट पर इतनी दूरी तक विद्युत बल आरोपित कर सकता है, तो इस पूरे एरिया को इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जितनी दूरी तक ये दूसरे आवेशों पर बल लगा सकता है। अब वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ लाइनों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं वास्तव में हमें इस क्षेत्र में कोई भी रेखा दिखाई नहीं देती है, पर हम एक कुछ काल्पनिक रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पहले जानते हैं, फिर इनकी परिभाषा देखी जाएगी। तो वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखा है क्योंकि वास्तव में कोई भी रेखा नहीं होती है। तो पहला पॉइंट इनका है कि ये काल्पनिक है। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक धन आवेश है। ये है एक धन आवेश हमारे पास। इस धन आवेश के पास हम एक परीक्षण आवेश लेकर आएंगे। परीक्षण आवेश एक सूक्ष्मतम धन आवेश होता है जिसका अपना कोई द्रव्यमान नहीं होता है। परीक्षण आवेश भी एक काल्पनिक आवेश है क्योंकि बिना द्रव्यमान के कोई आवेश संभव नहीं है। तो परीक्षण आवेश की कल्पना हमने वैद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए ही की है। तो हम एक परीक्षण आवेश Q नॉट को लेकर आएंगे और इस फील्ड में रखेंगे। अब यह आवेश इस Q नॉट पर बल लगाएगा। अब दोनों धन आवेश हैं तो ये इस पर बाहर की ओर बल लगाएगा और ये आवेश बाहर की ओर गति करने लगेगा। अगर इस आवेश को हम यहाँ पर रख देते हैं तो ये इस पर इस दिशा में बाहर की ओर बल लगाएगा। अगर Q नॉट को हम इस दिशा में रखते हैं तो ये इस पर इस दिशा में बल लगाएगा और इधर रखने पर नीचे की दिशा में। अगर हम इस दिशा में रखेंगे तो बल इधर लगेगा, इधर रखने पर बल इधर लगेगा, इधर रखने पर बल इधर लगेगा और इधर रखने पर बल इधर लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि धन आवेश से बाहर की ओर कुछ हमें रेखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्हीं रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। इन रेखाओं की सहायता से हमें पता चलता है कि इस बिंदु पर क्षेत्र किस दिशा में है, 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 इस बिंदु पर क्षेत्र किस दिशा में है। तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो धन आवेश से निकलती है। अब ऋण आवेश की बात करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक ऋण आवेश है। अब अगर हम इसके पास में कोई Q नॉट परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है। तो ये ऋण आवेश धन आवेश को अपनी ओर खींच लेगा। अगर हम यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये इसे अपनी ओर खींच लेगा। अगर हम इसे यहाँ पर रखेंगे तो ये अब इसे अपनी ओर खींच लेगा। अगर हम यहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये इसे अपनी ओर खींच लेगा। इधर रखने पर इधर, इधर रखने पर इधर, इधर रखने पर, इधर रखने पर, किसी भी दिशा में रखने पर यह Q नॉट को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अब हमने देखा कि धन आवेश से बल रेखा निकलती है और ऋण आवेश की ओर जाती हैं। तो बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर गति करती हैं। अब ये जो बल रेखा धन आवेश से निकली है
यहाँ पर क्यू नॉट गति कर रहा है। ये क्यू नॉट गति करते धीरे धीरे जब इस ऋण के क्षेत्र में पहुंचेगा तो ये ऋण आवेश इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ये जा रहा था दूसरी दिशा में, लेकिन ऋण आवेश ने इसे अपनी ओर खींच लिया। ऐसे ही ये जा रहा है दूसरी दिशा में, लेकिन ऋण के प्रभाव के कारण ये इधर मुड़ जाएगा और ये पहुंच जाएगा ऋण के पाश में। अब ये वाली रेखा भी सीधे ऐसे चली जाएगी ऋण के पाश में। तो हम देख रहे हैं कि बल रेखाओं में कहीं मुड़ती नहीं है, इनमें कहीं भी मोड़ नहीं दिखाई देगा, इसलिए इन्हें कहा जाता है निष्कोण वक्र, अर्थात जिसमें कोण ना हो, निष्कोण वक्र। बल रेखाएं काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखा होती हैं। इनका काम होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना। विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना। ये धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर जाती हैं। अगला पॉइंट है, अगर इन रेखाओं के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, मान लेते हैं ये हमने स्पर्श रेखा खींचा, यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचे, तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर दिशा को बताती है कि इस बिंदु पर दिशा किधर है, तो स्पर्शी दिशा को बताती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बल रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। मान लेते हैं कि दो बल रेखाएं हैं, ये एक इधर जा रही है और एक इधर, और दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया। अब कट करने के बाद इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा इधर खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा इधर खींच सकते हैं, तो हमें दो दिशाएं दिख रही हैं। अर्थात यहाँ पर हम कोई आवेश रखेंगे तो उस पर दो दिशा में बल लगेगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि बल सभी बलों का परिणामी एक ही दिशा में कार्य करता है। तो इस बिंदु पर एक ही दिशा में बल लगना चाहिए, परंतु यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो उन पर दो दिशा में बल लगेगा, जो कि संभव नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बल रेखाएं काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। यदि इनके किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, क्योंकि यदि एक दूसरे को कट करेंगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। अब कुछ और पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर बल रेखाएं बहुत पास पास हों, जैसे कि मान लेते हैं ये हमने बल रेखा खींच दिया है, और एक और बल रेखा खींचते हैं। ये हमने दो केस लिया है, ये एक पहली बल रेखा और ये दूसरी बल रेखा का क्षेत्र। अब दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर बल रेखाएं बहुत पास पास हैं और यहाँ पर बल रेखाएं बहुत दूर दूर हैं। अगर बल रेखाएं बहुत पास पास होंगी तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को प्रबल विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। प्रबल विद्युत क्षेत्र। और अगर बल रेखाएं बहुत दूर दूर हों तो ऐसे क्षेत्र को दुर्बल विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो पास पास रेखाएं हों तो प्रबल विद्युत क्षेत्र और दूर दूर होंगी तो दुर्बल विद्युत क्षेत्र। अब जैसे हम देखते हैं कि ये धन आवेश से हमने कुछ रेखाएं बनाई हैं, अगर हम इन रेखाओं को आवेश के पास में देखें तो पास में इस धन आवेश के पास ये रेखाएं बहुत एक दूसरे के पास पास हैं, लेकिन जैसे जैसे हम दूर चलेंगे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, अर्थात इस आवेश के पास विद्युत क्षेत्र प्रबल है, और जब लाइनों के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल हो जाएगा। तीसरी बात है एक समान विद्युत क्षेत्र। अगर बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों,
अगर बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो वह बल रेखा एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। यह है समांतर बल रेखा। समांतर बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो ये था बल रेखाएं। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के का ये एक बिंदु है। इस बिंदु पर हमने एक कूलाम आवेश रख दिया। अब एक कूलाम आवेश पर कुछ बल लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है तो किसी आवेश के कारण होगा। ये विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण होगा और वो आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक कूलाम आवेश पर जो भी बल लगेगा उस बल को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिंदु की बात है, बल हर बिंदु पर अलग होगा। अगर ये बिंदु आवेश के पास है तो बल ज़्यादा लगेगा और अगर आवेश से दूर है तो बल कम लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पर आधारित गुण है, तो हमें बिंदु की भी बात करनी होगी। जिस बिंदु पर आवेश रखा है उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कहलाएगी। जैसे एक कूलाम आवेश हम यहाँ पर रख देते हैं, तो इस एक कूलाम आवेश पर यहाँ जो बल लगेगा वो इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और इस बिंदु पर जो एक कूलाम आवेश पर बल लग रहा है वो इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश, एकांक आवेश का मतलब एक कूलाम आवेश, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से दिखाते हैं। ई बराबर एफ बटे क्यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विद्युत बल बटे आवेश। अब आवेश तो अदिश राशि है परंतु बल सदिश राशि है और ई भी सदिश राशि है। सदिश राशियों को तीर से दिखाया जाता है, तो सदिश रूप में हम ई और एफ के ऊपर तीर लगा देंगे। अब जो दिशा बल की होगी वही दिशा विद्युत क्षेत्र की, अर्थात अगर इस आवेश पर इधर बल लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में होगा। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। और विमीय सूत्र की अगर बात करें तो ई के विमीय सूत्र के लिए हमें एफ और क्यू का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो एफ का विमीय सूत्र और बटे क्यू का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू और आवेश का विमीय सूत्र होता है ए टी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एम ऊपर एल अकेले है तो इस एल को रहने देंगे। ये टी ऊपर जाके -1 हो जाएगा और -1 में -2 जुड़ेगा तो हो जाएगा -3 और ये ए ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये हो गया MLT -3 A -1 विमीय सूत्र। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आधारित। क्वेश्चन है कि 5 कूलाम का एक आवेश है और इस आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया। तो इस बिंदु पे रखा गया है 5 कूलाम का आवेश। तो आवेश का मान दिया है 5 कूलाम और जब 5 कूलाम का आवेश यहाँ रखते हैं तो इस पर 12 न्यूटन का बल लगता है। तो हमें बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला हमारा होगा Q का मान है 5 कूलाम, बल का मान है 12 न्यूटन, E बराबर होता है एफ बटे क्यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है विद्युत बल बटे आवेश। विद्युत बल दिया है 12 न्यूटन और आवेश दिया है 5 कूलाम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 से 12 को भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 न्यूटन पर कूलाम। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 2 न्यूटन पर कूलाम।
तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चंस को हल करेंगे। इस फॉर्मूले पर एक और प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसे भी देख लेते हैं। उसी फॉर्मूले का दूसरा रूप हम देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र का मान है E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब अगर हम इसमें Q आवेश को रख दें तो इस आवेश पर कितना बल लगेगा। इसके पहले हमें बल पता रहता था, हम तीव्रता निकालते थे। अब तीव्रता पता है और हमें बल निकालना है, तो ऐसे केस में Q आवेश पर लगने वाला बल Q आवेश पर कितना बल लगेगा, हमें फॉर्मूला पता है E बराबर F/Q। तो यहाँ से बल का मान निकालना है, तो F बराबर हो जाएगा E इंटू Q। Q का E से गुणा हो जाएगा, तो बल का मान होगा F बराबर Q इंटू E। EQ या फिर इसे बुक में QE भी लिखा रहता है, तो इसे F बराबर QE भी याद कर सकते हैं। जो आसान लगे वो याद करिए। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तब E बराबर F/Q, और अगर बल निकालना है तो F बराबर Q इंटू E। अब इस फॉर्मूले पर आधारित हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र जो कि अभी हमने बनाया था, इस विद्युत क्षेत्र E का मान है 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ पर आवेश रखा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो अब हमें F का मान निकालना है, तो हम F बराबर लिखेंगे Q इंटू E। Q का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19, और E का मान है 10 की घात 5। बल निकाल रहे हैं तो मात्रक न्यूटन होगा। अब 1.6 को उतार लेंगे, 10 की घात -19 और +5 को हल करेंगे तो -19 और +5 घट कर हो जाएगा 10 की घात -14 न्यूटन। तो बल का मान आ गया है 1.6 गुणे 10 की घात -14 न्यूटन। ये आंसर है। तो दोनों फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ सकता है, E बराबर F/Q और Q बराबर F इंटू E। अब हम देखेंगे R दूरी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे द्विध्रुव और द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखेंगे R दूरी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश Q है। इस Q से R दूरी पर एक पॉइंट है P। इस बिंदु पर हमें निकालना है कि विद्युत क्षेत्र कितना है इस आवेश Q के कारण। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक आवेश को रखना होगा, तो हम एक परीक्षण आवेश Q0 को यहाँ पे ला के रख देते हैं। Q0 है परीक्षण आवेश, याद रखेंगे, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश एक काल्पनिक धनावेश होता है। यह काल्पनिक धनावेश है। अब इसके बारे में हमें बाकी डिटेल पता है। अब हम बात करते हैं इस Q0 पर Q के कारण कितना बल लगेगा। पहले एक आवेश Q था, R दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया, इस पर एक आवेश को Q0 को लाके रख दिया। जैसे ही इस आवेश को रखेंगे, पहला आवेश इस पर बल लगाएगा, तो हम निकालेंगे Q0 पर लगने वाला बल। तो सबसे पहला स्टेप है Q0 पर लगने वाला विद्युत बल। तो बल का फॉर्मूला हम सबको पता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला आवेश Q है,
दूसरा आवेश क्यू नॉट है और दूरी आर है, तो इसका आर स्क्वायर कर देंगे। तो बल लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 है Q2 है Q नॉट और बटे दूरी आर हमने माना है और इसका वर्ग आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे में Q। लेकिन कौन सा आवेश रखेंगे? तो जिस बिंदु पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी बिंदु पर जो आवेश होगा उसका मान लिखेंगे। तो हमें P पर तीव्रता निकालना है, तो यहाँ पर इस आवेश Q नॉट को लिखा जाएगा। अब F का मान हम रख देते हैं। F का मान रखेंगे 1/4πε0 Q नॉट बटे में आर स्क्वायर, ये F का मान, और F के बाद बटे में है Q नॉट। अब यहाँ से Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा E बराबर 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर। ये है आर दूरी के कारण, आर दूरी पर बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर एक आवेश Q से कितनी भी दूरी पर हमें तीव्रता निकालनी हो, हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। क्वेश्चन, मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान, तो यहाँ पर आवेश इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। E बराबर होता है 1/4πε0 Q बटे आर स्क्वायर। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। अब इसके बाद Q, आवेश का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19, और बटे में हमें दूरी लिखना है। तो दूरी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -1 और इसका वर्ग कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 और 9 का गुणा होगा, 16 9 या 144। एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक पे दशमलव लगेगा। गुणे में -19 में +19 करेंगे तो बचेगा -10। -10 ऊपर बचा, अब बटे में बचेगा 2 एकम 2। -1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -2। अब इसके बाद हम लिखेंगे 1.44 गुणे, ये -2 ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और -10 में +2 करेंगे तो हो जाएगा -8 न्यूटन पर कूलाम। ये ई का मात्रक है। तो यहाँ पर हम आर दूरी पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्रकार से निकालेंगे। अब हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव, मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश हैं, एक है -Q और एक है +Q। अगर दो आवेश जिनका मान बराबर हो, दोनों का मान Q है परंतु एक माइनस है और दूसरा प्लस है, इन्हें हम एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दें तो इस सिस्टम को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। जब दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और इनके बीच की दूरी 2L मानी जाती है। तो आधी दूरी L और ये आधी दूरी L दोनों मिल के हो जाएगी 2L। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं हमने -5 कूलाम और +5 कूलाम,
को एक दूसरे से कुछ दूरी, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, हमने -5 कूलाम और +5 कूलाम को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित हों। अब इसका मापन कैसे किया जाता है? तो द्विध्रुव का मापन हम लोग करते हैं एक राशि से, जिसे कहा जाता है द्विध्रुव का आघूर्ण। द्विध्रुव को मापने के लिए द्विध्रुव का आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण शब्द का उपयोग किया जाता है। अब इसे हम लोग कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मान कितना होगा? द्विध्रुव में दो आवेश हैं, परंतु दोनों बराबर हैं, तो इनमें से कोई एक आवेश, तो हम ले लेते हैं एक आवेश और इसका गुणा कर देंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी से। तो आवेश इंटू बीच की दूरी, आवेश के बीच की दूरी, इन दोनों के गुणनफल को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उसके बीच की दूरी, जैसे हमने आवेश Q लिया है तो हम आवेश को Q लिख देते हैं और इसके बीच की दूरी को हमने 2L माना है, तो दूरी को 2L लिखेंगे। अब इसको गुणा करने पर हमें मिलेगा 2QL, तो यहाँ से P बराबर आ जाएगा 2QL। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है आवेश गुणे दूरी। इस फॉर्मूले का उपयोग करने में ध्यान रखें, अगर हमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दी गई है, तो यल जो है वो इसका आधा होगा। ये जो यल है ये दोनों के बीच की दूरी का आधा है। यल का मान 1 रख देंगे तो 2 गुना आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 2 पहले से ही है। तो हम इस फॉर्मूले की जगह इसका ज़्यादा उपयोग करें तो बेहतर होगा। एक आवेश और उनके बीच की जो भी दूरी है उनका डायरेक्ट कर देंगे गुणा। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो आवेश हैं, -5 और +5। तो हमें निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम आवेश ले लेते हैं, आवेश है 5 कूलाम और इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात -2 मीटर। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -2 मीटर। आवेश कूलाम में था और दूरी मीटर में, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम बात करते हैं मात्रक और विमा की। तो इसका मात्रक देख लेते हैं। P बराबर है आवेश गुणे दूरी। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। अब इसके विमा की बात कर लेते हैं, विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र होता है, आवेश की विमा हो जाएगी 80 और दूरी की विमा L। आवेश की विमा 80 और दूरी की विमा L, तो इसकी विमा ATL या इसी को बुक में लिखा रहता है LTA, क्रम को बदला जा सकता है। अब इसकी दिशा की बात करते हैं। द्विध्रुव की दिशा किधर मानी गई है? तो द्विध्रुव की दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण से धन की ओर। इस बात को भी अच्छे से याद रखें। मात्रक कूलाम मीटर एसआई पद्धति में, ये एसआई पद्धति में मात्रक है। सीजीएस में कूलाम सेंटीमीटर हो जाएगा। विमीय सूत्र एलटीए या फिर एटीएल, दिशा होती है माइनस से धन आवेश की ओर। अब हम देखते हैं द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और अन्य स्थिति पर। एनसीईआरटी में केवल 2 ही स्थितियां दी गई हैं। अब हम देखते हैं समय के अनुसार, यदि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो हम तीनों देखेंगे, नहीं तो 2 स्थितियों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विध्रुव की स्थितियाँ, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। तो यहीं पर हम समझ लेते हैं इस बात को भी। मान लेते हैं ये हमारे पास एक द्विध्रुव है -Q और
प्लस क्यू। इन दोनों आवेशों को हमने मिलाकर एक रेखा खींची। अब इस रेखा को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो हमने द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ा दिया है। अब इस रेखा पे जितने बिंदु स्थित हैं ये सब अक्षीय स्थिति कहलाएंगे। तो ये है अक्षीय स्थिति, ये भी है अक्षीय स्थिति। अब दोनों आवेशों के बिल्कुल बीच से एक हम लंब रेखा खींचते हैं। इस लंब रेखा पर जो बिंदु आएगा उसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति। इस लंब रेखा पर आने वाला बिंदु कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। तो ये दो स्थितियां हैं। अब इनके अलावा कोई भी बिंदु मान लेते हैं यहाँ 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 कहीं भी होगा तो वो अन्य स्थिति कहलाएगा। तो इस वाली रेखा पर अक्षीय स्थिति और इस वाली रेखा पर निरक्षीय स्थिति। सबसे पहले हम निकालेंगे अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला देखेंगे। तो डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव है, ये है -Q और ये है +Q। इनके बीच की दूरी है 2L। तो ये आधी दूरी L और आधी दूरी L। अब अक्षीय स्थिति होगी, इसी लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। तो इधर साइड कोई बिंदु लें या फिर इस साइड कोई बिंदु लें तो ये कहलाएगा अक्षीय स्थिति। अब हम लेते हैं एक तरफ कोई बिंदु। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक बिंदु P ले लिया है और इस P की दूरी हम मान लेते हैं। दूरी द्विध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच से मानी जाएगी। तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु ये है। यहाँ से P की दूरी हम मान लेते हैं R। तो P की दूरी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R है। अब इस बिंदु की -Q और +Q से भी दूरी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम -Q से बात करते हैं। यहाँ से P तक की दूरी, तो ये दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए ये आप बताएं। यहाँ तक की दूरी तो हमने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो R मानी ही है। इसमें इतनी दूरी और बढ़ रही है और ये वाली दूरी L है। तो ये हो जाएगी R + L। इतनी दूरी R है और L बढ़ गया तो ये हो गया R + L। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम देखते हैं कितनी होगी, +Q की P से दूरी। तो ये इतनी दूरी, यहाँ तक की दूरी R है और ये वाली दूरी थोड़ी सी कम है, L कम है। ये वाली दूरी R में से L कम है तो ये हो जाएगी R - L। ये R है और ये इतनी छोटी पड़ रही है और इस लंबाई का मान L है। तो R में से L को घटाएंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। अर्थात -Q की दूरी है R + L और +Q की दूरी है R - L। अब -Q के कारण विद्युत क्षेत्र माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा माइनस की ओर बनता है और प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर की ओर बनता है। तो -Q के कारण विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं ये है E - Q और +Q के कारण विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ये है E + Q। अब हमें दो विद्युत क्षेत्र निकालना है, E - Q और E + Q। तो सबसे पहले हम -Q के कारण P पर E का मान निकालेंगे, फिर +Q के कारण निकालेंगे, फिर दोनों का परिणामी निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो पहला पॉइंट हमारा है -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो -Q के कारण होगा E - Q। अब इसका मान हम लिखेंगे तो फॉर्मूला हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ पर आवेश Q है, माइनस नहीं लिखना है सदिश राशियों के केस में। और दूरी -Q से P तक की दूरी है R + L। तो यहाँ पर दूरी हम लिखेंगे R + L का होल स्क्वायर। तो -Q के कारण
विद्युत क्षेत्र का मान इतना है। अब हम प्लस क्यू के कारण निकालते हैं। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र लिख देंगे तो भी चल जाएगा काम। तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता को हमने माना है E प्लस क्यू। अब इसका भी फॉर्मूला वही है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। अब प्लस क्यू की दूरी P से है R माइनस एल, तो इसे हम लिखेंगे R माइनस एल और इसका स्क्वायर। तो ये हमें पता चल गया माइनस क्यू के कारण और ये प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। अब हमें P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम निकालेंगे बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब परिणामी कैसे निकाला जाएगा? एक विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और दूसरा उसकी विपरीत दिशा में है। अगर दो सदिश विपरीत दिशा में हो तो परिणामी के लिए उनको घटाया जाता है। इनके बीच का कोण 180 डिग्री है। 180 डिग्री का परिणामी माइनस के बराबर होता है, क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो अब हम E बराबर लिखेंगे E माइनस क्यू में से घटाएंगे, हमें बड़े मान में से छोटे मान को घटाना है, ये याद रखें। तो ये दूसरा वाला मान बड़ा है और पहला वाला मान छोटा है, तो प्लस क्यू में से हम घटाएंगे माइनस क्यू को। यहाँ पर बटे में हर इसका छोटा है तो मान बड़ा आएगा और इसका हर बड़ा है तो मान छोटा आएगा। तो अब E प्लस क्यू में से E माइनस क्यू को घटाएंगे। तो अब हम लिखते हैं प्लस क्यू का मान 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस, अब माइनस क्यू का मान लिखेंगे 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में से हमें कॉमन करना है। 1/4πε0 और क्यू दोनों पक्षों में है, तो इसे हम कॉमन कर लेंगे, लिखेंगे 1/4πε0 और ये क्यू ऊपर आ गया। इतना कॉमन करने के बाद अब बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, r माइनस एल और r प्लस एल का। इसको ऐसे उतार लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या है? इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका गुणा यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और बटे में इन्हीं दोनों का गुणा करके लिख देंगे। तो बटे में लिखेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों का होल वर्क कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू बटे 4πε0 r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2r यल ब्रैकेट बंद, फिर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर होगा r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2r यल ब्रैकेट बंद और बटे में इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे r माइनस यल r प्लस यल, दोनों की घात को हमने कॉमन कर दिया। अब अगले स्टेप में हम यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो कुछ पद कट जाएंगे और कुछ बचेंगे। तो अगला स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास है E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये एज इट इज उतर जाएगा, तो ये आ जाएगा r² प्लस l² प्लस 2rl माइनस, अब इधर साइड चिन्ह बदलेगा, r और l माइनस में हो जाएगा, 2rl प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -r² माइनस l² प्लस 2rl, और ये ब्रैकेट बंद। और बटे में देखते हैं क्या है, यहाँ पे बटे में है a माइनस बी ए प्लस बी के रूप के दो पद, तो a माइनस बी ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं a² माइनस b², तो r माइनस यल r प्लस यल को लिखेंगे r² माइनस l² और इसकी घात 2, ये हुआ r² माइनस l² और ये घात 2 भी लगा दिए हैं। अब कट करते हैं, r से r कट, l से l कट गया, अब बचा है Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2rl जुड़ के हो जाएगा 4rl, और बटे में r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब हम ध्यान दें, ये जो r है, ये r दूरी काफ़ी बड़ी है, परंतु l एक बहुत छोटी दूरी होती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेंस l² इज वेरी वेरी लेस देन r², l² r² से बहुत छोटा है, इसलिए l² को नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मतलब इसको हटा सकते हैं। तो हम l² को हटा देंगे इस पूरे पद में से, तो अब हम देखते हैं e का मान क्या आता है। e बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl बटे, यहाँ से l² को हटा देंगे तो ये बचेगा r की घात 2 और इसकी घात 2। अब एक r से एक r कट जाएगा तो नीचे बचेगा r की घात 3, तो हम e बराबर लिखेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4rl को हम लोग लिख देते हैं 2l, एक r कट गया और एक 2 को हमने अलग कर दिया, और बटे में बचा है r की घात 3। अब अगले स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को हमने यहाँ से हटा दिया, Q को लिखेंगे 2l के साथ, तो ये 2 और साथ में 2ql, Q को हमने 2l के साथ जोड़ दिया और बटे में है r की घात 3। अब 2ql हो जाएगा p, तो हमें e बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 बचा रहेगा, 2ql होता है p और बटे में r³, तो ये हो गया e बराबर 2p बटे r³। तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r³। ये था अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हम निकालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ये है -q और ये है +q, इनके बीच की दूरी हमेशा की तरह 2l, ये l और ये l। अब हमें निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालना है, तो निरक्षीय स्थिति ये होती है, ये है निरक्षीय स्थिति, इस पर हमें कोई बिंदु लेना होगा। तो मान लेते हैं कि इस पर हमने एक बिंदु ये ले लिया, ऊपर साइड, नीचे भी ले सकते हैं। अब इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P। इस बिंदु की दूरी हम निकालते हैं। इस बिंदु की दूरी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। अब हमें -q और +q से दूरी निकालनी है, तो इस वाली दूरी को हमें निकालना है और इस वाली दूरी को हमें निकालना है। ये वाली दूरी होगी √r² + l²।
ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट के अंदर। ये दूरी भी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो माइनस क्यू की दूरी भी उतनी है और प्लस क्यू की भी दूरी उतनी है। अब माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा? प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बनेगा और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बनेगा। प्लस क्यू के कारण जो क्षेत्र है उसको हम मान लेते हैं E1 और माइनस के कारण मान लेते हैं E2। अब ये वाला कोण थीटा मान लेते हैं और ये वाला कोण थीटा मान लेते हैं। अगर ये कोण थीटा है तो E1 और E2 दोनों का मान बराबर है। E1 और E2 पहले हम मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू के कारण और फिर माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र हमने E1 माना है और इसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्यू है और दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हम दूरी लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और घात 2। अब जब हम वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। घात 2 से रूट कट जाएगा और बचेगा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम माइनस क्यू के कारण निकालते हैं। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसको हमने E2 माना है, तो E2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्यू है और दूरी फिर से वही है रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इसकी घात 2। अब रूट का वर्ग करेंगे तो फिर से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखें तो E1 और E2 दोनों का मान बराबर आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि E1 और E2 का जो परिणामी होगा वो बिल्कुल बीचों बीच में होगा, क्योंकि E1 और E2 दोनों बराबर हैं। अब अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा, दोनों कोण थीटा होंगे। अब हम E1 और E2 के दो घटक निकालेंगे, एक लंबवत और दूसरा क्षैतिज घटक। तो E1 का एक घटक ऊपर की ओर होगा और दूसरा घटक E1 का इधर होगा। E2 का एक घटक इधर होगा और दूसरा घटक इधर होगा, मतलब दोनों का एक घटक इस दिशा में, एक घटक ऊपर नीचे होंगे। तो इस लाइन के साथ जो कोण के साथ जो घटक बन रहा है ये कॉस होता है। तो E1 वाला घटक कहलाएगा E1 कॉस थीटा और E2 वाला घटक कहलाएगा E2 कॉस थीटा। अब ये लंबवत घटक जो होता है वो साइन कहलाता है, तो ये होगा E1 साइन थीटा और ये वाला होगा E2 साइन थीटा। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान दें, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। अब E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा दोनों एक दिशा में हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो परिणामी जो तीव्रता होगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता E बराबर आएगा
E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमें E1 E2 का मान पता है, परंतु cos थीटा का मान नहीं पता है, तो उसका मान निकालना पड़ेगा। आगे हम यहाँ से देखते हैं, E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो E1 और E2 को हम E मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला E बराबर, E1 और E2 बराबर हैं, तो E1 और E2 को हम थोड़ी देर के लिए कुछ और मान लेते हैं या फिर रहने देते हैं। cos थीटा कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में E1 प्लस E2 बचेगा और बाहर हो जाएगा cos थीटा। E1 और E2 दोनों का मान हम रखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ से E1 का मान भी उतना है, E2 का मान भी उतना है, तो दोनों जब जुड़ेंगे तो 2 बार हो जाएंगे। तो इसी को हम लिख देते हैं 2 बार। अब E1 E2 जुड़ के मान लेते हैं 2E1 हो गया, तो E1 का मान हम रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और साथ में cos थीटा। cos थीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो इस वाले त्रिभुज को हम यहाँ बाहर बनाते हैं। ये एक त्रिभुज है हमारे पास। इस त्रिभुज में ये है रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये है आर और ये है यल और ये है थीटा। हमें cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार है यल, कर्ण है ये और ये है लंब, तो हमें आधार का मान लिखना है, आधार यल है और कर्ण का मान है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इस cos थीटा का मान हम रखेंगे समीकरण में, तो यहाँ पर cos थीटा का मान हम लिखेंगे यल बटे रूट में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका मान cos थीटा का हो जाएगा यल स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर और प्लस यल स्क्वायर, ये cos थीटा का मान है। अब हमें इसे हल करना है, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है 2QL, इसको हम एक साथ कर देते हैं, और बटे में है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और यहाँ पर रूट में है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। रूट को हम हटाएंगे तो रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो रूट हट के हो जाएगा घात 1/2। यहाँ पर है घात 1 और यहाँ पर है 1/2, 1 और 1/2 जुड़ के हो जाएगा 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात हो जाएगी 3/2। तो हमें मिलेगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL को हम P लिख देंगे और नीचे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 3/2। अब पिछली बार की तरह फिर से हम यल स्क्वायर को नगण्य मानेंगे और यल स्क्वायर को हटा देंगे, तो यहाँ पर अब हमें करना है यल स्क्वायर को गायब, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे, यल स्क्वायर को हटाएंगे तो बचेगा आर स्क्वायर की घात 3/2। अब यहाँ घात 2 से घात 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यूब। ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यूब। यहाँ पर वजह भी लिख देंगे, हमने यल स्क्वायर को हटाया क्योंकि ये बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, तो यल स्क्वायर को हटाने से कोई परिवर्तन मान में नहीं आएगा। तो ये है निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला, और इसके पहले आया था अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला। अक्षीय निरक्षीय में थोड़ा सा अंतर है, ये फॉर्मूला है निरक्षीय स्थिति का और अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे आर क्यूब, ये है अक्षीय का फॉर्मूला। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अक्षीय निरक्षीय में सिर्फ इस 2 का अंतर है, अक्षीय में 2 आ रहा है और निरक्षीय में 2 नहीं है, तो इस 2 का मतलब है अक्षीय का मान निरक्षीय का हमेशा 2 गुना आएगा। तो ये कंक्लूजन हम यहाँ से निकालेंगे
कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का जो तीव्रता होगा ये 2 गुना होगा निरक्षीय स्थिति का। निरक्षीय निरक्षीय स्थिति का मान अगर पता है तो डबल करने पे हमें अक्षीय का मान पता चल जाएगा, और अगर अक्षीय का पता है तो आधा करने पर निरक्षीय का मान पता चल जाएगा। अक्षीय स्थिति की तीव्रता निरक्षीय की 2 गुनी होती है और निरक्षीय की तीव्रता अक्षीय की आधी होती है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर भी किया करें।